आप सुन रहे हैं चित्रा अय्यर के साथ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन पॉडकास्ट। चित्रा अय्यर 22 वर्षीय श्रवण अय्यर की मां हैं। श्रवण को सेरेब्रल पैल्सी और ऑटिज्म है। चित्रा अय्यर MFA की CEO हैं और स्पेशल नीड्स बच्चों के परिवारों के लिए फैमिली सेंटर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानिंग करती हैं। वो एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप फोरम फॉर ऑटिज्म की ट्रस्टी भी हैं, जिसे लगभग 20 साल पहले स्थापित किया गया था। MFA एक 16 वर्षीय संगठन है जो व्यक्तिगत वित्त क्षेत्र में काम करता है। उन्होंने विशेष जरूरतों वाले बच्चों को अपने वित्तीय लक्ष्यों की योजना बनाना और उसके लिए निवेश करने में मदद करने के लिए संकल्प उठाया है। इस एक्सपर्ट सीरीज पॉडकास्ट में चित्रा अय्यर यहां बात कर रही हैं डॉक्टर कोयली सेनगुप्ता से, जो 15 सालों से मुंबई की एक जानी मानी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हैं, जो उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर और SRCC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं। हेलो डॉक्टर कोयली, अ बिग वार्म वेलकम आपको मेरे इस एक्सपर्ट सीरीज पॉडकास्ट पे आने के लिए। ये पॉडकास्ट जिस तरह से आप जानते हैं स्पेशली नीड्स चिल्ड्रन के बारे में है, और थैंक यू वेरी मच कि आपने आपका कीमती समय मुझे दिया और अग्री किए इस इंटरव्यू के लिए। मैं आपको लगभग 10 या 15 साल से जानती हूँ और मैंने बहुत बार आपको सुना है। आप इतने अच्छी तरह से अपनी स्पेशलिटी के बारे में समझाते हैं हम सब पेरेंट्स को, और आपने बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किया है प्रोफेशनल्स के लिए भी। बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए भी आपने ट्रेनिंग ली है। आपके साथ मैं इस पॉडकास्ट में और मेरे लिसनर्स के साथ आपकी जो जर्नी रही है बच्चों के साथ, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के साथ, इसके बारे में समझने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और आपको इनवाइट कर रही हूँ। धन्यवाद चित्रा। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मुझे मौका मिला है आपके साथ बात करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आप मेरे काम के बारे में बोल रही हैं, मैं भी आपके स्पेशल नीड्स बच्चों के माता पिता के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आप जो काम करती हैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसकी ज़रूरत को समझती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे आपके साथ आज एक कॉमन टॉपिक पे बात करने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। अभी मैं आगे बढ़ने से पहले आपकी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमारे लिसनर्स को देना चाहती हूँ। आप लगभग 14-15 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं एज अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। आप उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, जो हम सबको पता है एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है, उनके साथ जुड़ी हुई हैं। आप वहाँ पर डायरेक्टर ऑफ ऑटिज्म इंटरवेंशन सर्विसेज संभालती हैं, और आपका मेन जो कार्य है, आप एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन का काम करती हैं, जिसमें आप लगभग 15 तरह के डिसेबिलिटीज के बारे में जानती हैं, और इन बच्चों को आप डायग्नोज करने में मदद करती हैं। और आपका स्पेशल इंटरेस्ट ऑटिज्म रहा है। आप ऑल्सो SRCC चिल्ड्रंस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, वहाँ पर एक आप कंसल्टेंट करके हैं। ये महालक्ष्मी है मुंबई में। और हाँ, आपकी ट्रेनिंग की तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बात करते हैं और आप कॉन्सेप्ट समझाती हैं। तो आज मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि एक आधे घंटे में आप कितना आप बोल सकते हैं और समझा सकते हैं हमको, उससे बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। सो हम शुरू करें? बिल्कुल चित्रा। सो कोयली जी, आप एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हैं। आपने डॉक्टरी में यही खास जो स्ट्रीम है क्यों चुना? आपको क्या क्या करना पड़ा इसके लिए? जी, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन होता क्या है, क्योंकि अभी भी कई बार मुझसे पेरेंट्स पूछते हैं, इनफैक्ट मेरे कई डॉक्टर कलीग भी पूछते हैं कि ये डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन क्या होता है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं।
तो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स की वो सुपर स्पेशलिटी है, जैसे अलग अलग सुपर स्पेशलिटी होती है, कार्डियोलॉजी होती है, रूमेटोलॉजी होती है, तो उसी तरह पीडियाट्रिक्स या बच्चों के डॉक्टरों की वो स्पेशलिटी होती है जिसमें हम बच्चों के विकास पर काम करते हैं। तो मेरा काम है उन बच्चों को देखना जिन्हें विकास में दिक्कत या देरी हो, और जैसे आपने बोला ऐसे कई दिक्कतें हो सकते हैं, ऑटिज्म हो सकता है, पर बाकी ध्यान में दिक्कत जैसे ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सेरेब्रल पॉल्सी हो गया, बौद्धिक दिक्कतें या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, चलने में दिक्कतें, स्कूल एकेडमिक इश्यूज, तो इस तरीके के बच्चों के साथ मैं काम करती हूँ। पर आपका सवाल था कि मेरी जर्नी शुरू कैसे हुई, तो पीडियाट्रिक्स करते समय मुझे हमेशा ये चीज अपनी तरफ आकर्षित करता था कि बच्चों के व्यवहार क्यों अलग अलग होते हैं। हर बच्चे के सोचने का तरीका अलग होता है, उसके रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग होता है, तो जिसकी वजह से जब मुझे USA में क्लिनिकल साइकोलॉजी करने का मौका मिला तो मैंने उसमें बच्चों और एडोलेसेंट्स पे ध्यान देके क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री जो है वो मैंने किया। पर फिर इंडिया आके जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया कि बच्चे के बर्तावों या व्यवहारों को हम उसके विकास के स्तर या विकास से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके व्यवहार कई तरीकों से और कई मायनों से वो किस तरीके से विकास कर रहे हैं, उनकी उम्र क्या है, उनके विकास में कहाँ दिक्कतें आ रही है, उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। और तब मैंने खुद को डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स में लाया और मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि मैंने उम्मीद में मेरे मेंटोर डॉक्टर विभा कृष्णमूर्ति के अंडर में सीखा। उस समय पे इंडिया में डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स में कुछ खास डिग्रीज या डिप्लोमाज नहीं हुआ करते थे, जो अब है वो बस हाल ही फिलहाल में शुरू हुए हैं। तो मैंने एक्सपीरियंशियली उनके साथ काम करके इस तरीके से सीखा है। और तब से आज तक जब हमने शुरू किया था, मुझे 15 साल हो गए हैं, तब हार्डली कुछ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हुआ करते थे। तो अभी पिछले 4 या 5 सालों से इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक नई फेलोशिप शुरू की है, जिसकी वजह से अभी कई डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन आ रहे हैं इस फील्ड में, तो उनके नंबर बढ़ रहे हैं। पर अभी भी जिस मात्रा में हमारे देश में जरूरत है वहां उस तुलना में तो कहीं कम है। बहुत सही बोला आपने, मैं वही आपको पूछने वाली थी और आपने उसको इतनी अच्छी तरह से समझाया कि हमारे इंडिया में कितने ऐसे बच्चे रहेंगे और क्या उनके लिए इनफ सुविधाएं हैं, या बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ विदेश में ही चिकित्सा और थेरेपी बहुत अच्छे तरीके से पाई जा सकती है। क्या आपको ये लगता है या कि हमारे देश की क्या स्थिति है? तो चित्रा, मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि मैं आपके सवाल का शायद 2 भागों में जवाब दूंगी। एक कि थेरेपी के बारे में तो मैं बताऊंगी, पर दूसरा कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाना जरूरी क्यों है ना। तो एक जो आपने बताया कि डायग्नोसिस के लिए या निदान के लिए डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाना जरूरी है, पर यह भी आजकल देखा जा रहा है कि हमारे देश में आजकल अवेयरनेस या जानकारी बढ़ रही है डॉक्टर कम्युनिटी में, और कई बार हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो ऑलरेडी उन्होंने किसी ने बताया रहता है कि हमें लगता है शायद आपके बच्चे को ऑटिज्म है, आपके बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी है। तो ये पहली जानकारी शायद माता पिता तक पहुंच चुकी रहती है। तो फिर मेरा काम क्या है, हम जैसे डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन का काम क्या है? तब हमारा काम है केवल डायग्नोसिस या निदान करना नहीं, पर ये जो एक दिक्कत है ना, विकास की जो दिक्कत है, ये केवल बच्चे को तकलीफ नहीं देती है या बच्चे के जिंदगी का भाग नहीं है, ये पूरे परिवार पर इसका प्रभाव डालती है। और एक DP या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन का काम है परिवार के साथ काम करना, परिवार को गाइड करना, उसकी मदद करना, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना कि ये परिवार जो है इस जगह से आ रही है, वहां पे क्या सुविधाएं उपलब्ध है, उस परिवार में क्या
उनकी खूबियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, उस हिसाब से हम परिवार को बच्चे के बारे में गाइड करते हैं। तो अब जो है हमारे लिए इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में सुविधाएं क्या उपलब्ध हैं, हमारे देश की स्थिति क्या है, और उस हिसाब से फिर हम परिवारों को बता सकते हैं कि आपने आगे क्या करना है, कौन से थेरेपीज में जाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास परिवार आते हैं, माता पिता आते हैं जिनके पास ये उपाय होते हैं, वो पूछते हैं कि मैडम आप बताइए कि क्या हमारे देश में उपलब्ध है सुविधाएं, या हम किसी भी तरह कोई भी तरीके से हम बाहर जाएं, आप हमारी मदद कीजिए। तो चित्रा, ये जानना जरूरी है कि पिछले कुछ सालों में विकास में देरी या विकास में दिक्कत के जो बच्चे हैं, उनके और उनके परिवारों के लिए जो सुविधाएं हैं, जो साधन है, उनमें कई इम्प्रूवमेंट या बेहतरी हुई है। थेरेपीज में बेहतरी हुई है, जितने थेरेपिस्ट हमारे कॉलेजेस से निकल रहे हैं उसमें उनकी नंबर ज्यादा हुई है, स्कूल्स, उनके टीचर्स, उनकी सोच में बेहतरी हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कई कदम लिए जा रहे हैं। तो इसलिए सुविधाएं में फर्क जरूर आ रहा है, बेहतरी जरूर हो रही है। और एक मुद्दा है जो मैं परिवारों को सोचने के लिए बोलती हूँ कि हमारे देश में, हमारे कॉन्टेक्स्ट में रहने के फायदे भी अलग हैं। हमारे बच्चे, हमारे जिसको बोलते हैं ना हम एक्सटेंडेड परिवार की, नाना नानी, दादा दादी, बुआ चाचा, हमारे दोस्त जिनके साथ हम लोग बड़े हुए, उन सभी के बीच में उनके साथ मेल जोल करके उन्हें बड़े होने का मौका मिलता है। हमारे त्योहारों को सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, हमारे खाने को अनुभव, हमारे तौर तरीकों का अनुभव करने का मौका मिलता है। तो इन सभी का प्रभाव विकास पे पड़ता है, केवल थेरेपीज का नहीं। तो इसलिए जब हम सुविधाओं और साधनों के बारे में सोचते हैं तो हमें हमारा दृष्टिकोण केवल थेरेपी तक सीमित नहीं रखना है, पर पूरे सेटअप को देखना है कि क्या क्या चीजें हैं जो हम हमारे बच्चे के लिए, उसके बेहतरी के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका सुविधा ले सकते हैं। मुझे मालूम नहीं क्या मैं आपके जवाब का, सवाल का जवाब दे पाई कि नहीं। परफेक्ट, एकदम सही, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि सिर्फ थेरेपी या जो इंटरवेंशन बोलते हैं या एजुकेशन जो बोलते हैं उस बात पे आपने सीमित नहीं किया। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि बहुत सब कुछ मायने रखता है, सिर्फ ये नहीं, बाकी सब जो परिस्थिति है फैमिली की, कौन कौन है बच्चे के इर्द गिर्द, कौन कौन कम्युनिटी में है, वो सब इम्पोर्टेंट है ये डिसीजन लेने के लिए। आप अभी मुझे प्लीज एक बताइए कोई लीजिए कि स्पेशल नीड्स बच्चे के लिए या विकास में देरी या दिक्कत वाली बच्चों के लिए किस तरह के उपचार और थेरेपीज की आवश्यकता है, ये हम पेरेंट्स को आप थोड़ा गाइड कर सकती हैं। खासकर जब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो समझते हैं कि उनके हाथ में सही साधन नहीं है, या उनको लगता है कि ये सब सुविधा बहुत कम है, तो क्या किया जाए, किस तरह से उनको गाइडेंस दे सकते हैं? जी आई थिंक मैं शायद हमारे श्रोताओं को लगेगा कि मैं अपनी ही बात को अपनी ही बात से पीछे हट रही हूँ या कुछ दो मौकों पे दो अलग बातें कर रही हूँ। मैंने इसके पहले आपको बोला कि हमारे देश में सुविधाएं जरूर बढ़ रही हैं, उनमें बेहतरी हो रही है, पर मैं अब ये भी बोलूंगी कि जिस मात्रा में हमें सुविधाओं की जरूरत है उस मात्रा में उपलब्ध नहीं है, राइट? तो ये दिक्कत भी है और इसकी वजह से माता पिता को बहुत भटकना पड़ता है टाइम से थेरेपी शुरू करने के लिए और क्वालिटी थेरेपी मिलने के लिए, दोनों चीजें। तो अभी थेरेपी क्या होती है, बहुत बार मुझे पेरेंट्स पूछते हैं कि मैडम थेरेपी का मतलब क्या है, क्या होता है ये सब अलग अलग थेरेपी, वो पेपर में तो OT, ST, AT, स्पेशल एड सब लिख दिया है, तो ये सब होता क्या है? अभी मैं इस तरीके से
माता पिताओं को समझाती हूँ कि देखिए, यूजुअली हमारे बच्चे जब छोटे रहते हैं, सब बच्चे जब छोटे रहते हैं, तो बच्चों को विकास से जुड़ी जो स्किल्स है वो ऐसा नहीं है कि वो सिखानी पड़ती है। जैसे बच्चे को, एक साल के बच्चे को चलना सिखाना नहीं पड़ता है, उनको उनके पहले शब्द बोलना सिखाना नहीं पड़ता है, गर्दन पकड़ना या पेंसिल पकड़ना, उनको उनमें खुद में दिलचस्पी आती है, खुद से करना शुरू करते हैं। पर जब हम देखते हैं कि विकास में देरी हो रही है या दिक्कत हो रही है, तो हमारे इन बच्चों को मदद की जरूरत होती है, और इन चीजों को, इन विशेष विकास से जुड़ी हुई स्किल्स को सीखने में उनकी मदद की जरूरत होती है। तो और मदद कैसा है, सिर्फ वो नहीं जो हम माता पिता के तौर से उनका मदद करते हैं, पर कुछ विशिष्ट तरीके होते हैं, राइट? और इन विशिष्ट तरीकों से इन विकास से जुड़ी स्किल्स को सिखाने वालों को थेरेपिस्ट बोला जाता है। तो अब कौन से थेरेपिस्ट होते हैं? जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है या बोली गई चीजें समझने में दिक्कत होती है, वो लोग स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। जिन्हें चलने में, शरीर के अंगों को इस्तेमाल करने में, बैलेंस इसमें, इन चीजों में दिक्कत होती है, वो शायद फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। लिखने में, खेल में, मेल जोल करने में दिक्कत, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। व्यवहारों में दिक्कत, मानसिक तनाव, ये सभी चीजें आजकल बच्चों में देखी जाती हैं, तो कई बार वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। और पढ़ाई से विशेष रूप से जुड़े दिक्कतों के लिए स्पेशल एडुकेटर या रेमेडियल टीचर्स के पास जाए जाते हैं। ऐसे और भी कई थेरेपीज है, पर ये मोटे तौर पे जो आम तौर पे सुनी जाती है, मैंने उनके बारे में बताया। पर अब मैं चित्रा ये भी बोलना चाहूंगी कि हम मुंबई में रहते हैं, जहाँ पे ये सभी तरीके के थेरेपिस्ट उपलब्ध हैं। पिछले हफ्ते हम एक जगह पे गए थे जहाँ पे ओटीज नहीं थे, या 1 या 2 ओटीज थे। पर क्या वहां पे ऐसे बच्चे नहीं हैं जिन्हें ओटी के स्किल्स की जरूरत है? ऑफ कोर्स है। पर हमने देखा कि वहां पे ऐसे कई थेरेपिस्ट हैं जो इन बच्चों की बहुत सुंदर तरीके से इनकी मदद कर रहे हैं, जो अपनी स्किल्स सीख के, बढ़ा के वो इन परिवारों की मदद कर रहे हैं। तो ये भी जरूरी है चित्रा कि हमारे एरिया में जो थेरेपिस्ट हैं उनके बारे में हम जानकारी पाए, हम समझें कि उनका काम क्या है, उनमें से कौन है जो हमारे स्पेसिफिक बच्चे की दिक्कत के साथ काम कर सकते हैं, राइट? दूसरी चीज बहुत बहुत जरूरी है, हम चाहे थेरेपिस्ट के पास कितना भी लेके न क्यों ना जाए, हम रोज दिन भर तो नहीं ले सकते, उतने थेरेपिस्ट भी नहीं है, ना हमारे पास पालक होने के नाते उतना टाइम है। तो बहुत जरूरी है पालक होने के नाते हम अपनी स्किल्स बढ़ाएं, हम अपनी जानकारी बढ़ाएं कि हम बच्चों के विकास के लिए किस तरीके के एक्टिविटीज कर सकते हैं, किस तरीके से घर पे रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान उनके कम्युनिकेशन का विकास कर सकते हैं, उनके एक्टिविटीज, उनकी सोच समझ का विकास कर सकते हैं, उन्हें अपने हाथ पांव को चलाने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो मैं एक छोटे प्रोग्राम, इतना छोटा तो नहीं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी एक प्रोग्राम का जिसके बारे में मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। तो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का केयर गिवर स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये अभी एक फ्री प्रोग्राम है जो भी कुछ ही महीनों में आ जाएगा, शायद पालक लोग ऑनलाइन भी इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। पर इसका मकसद वही है, जहाँ पे थेरेपिस्ट उपलब्ध नहीं है वहां पर हम पालकों को कैसे सिखा सकते हैं, किस तरीके से वो अपने बच्चे के विकास का भार अपने हाथों में ले सकते हैं। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है, अभी आजकल ऑनलाइन या इंटरनेट होने की वजह से इंफॉर्मेशन भी बढ़ रहा है और मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत बढ़ रहा है। तो ये जरूरी है कि हम कुछ भी सुने उस पे झपट ना पड़े। किसी ने बोला हाथी का दूध पिलाओ, घोड़े का दूध पिलाओ, या ये सुई लगाओ, या कच्चा ये खिला दो, तो बहुत सारी चीजें हैं। और मैं समझ सकती हूँ कि पालक होने के नाते हम कुछ भी करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए,
पर मिस इन्फॉर्मेशन से बचें, उन लोगों को ढूंढे जो साइंटिफिक एविडेंस या साइंस के हिसाब से आपको गाइड कर सके, राइट? तो मुझे लगता है ये 3 चीजें पालकों को याद रखने की बहुत जरूरत है जब हम थेरेपीज के बारे में बात करते हैं। बहुत खूब कहा आपने कोयली। एंड यहाँ पर मैं जोड़ना चाहती हूँ कि फोरम फॉर ऑटिज्म जैसे जो पेरेंट संस्थाएं हैं, वहां पर आप जैसे जो डॉक्टर हैं उनके साथ हमको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है कि हम खुद सिर्फ फिर बाद में सबको बता सकते हैं कि जैसे आपने बोला थेरेपीज के बारे में कि क्या क्या करना चाहिए, तो पेरेंट्स का हमारे पास हमेशा क्वेश्चन आता है कि मैं 3 बार करूं, 2 बार करूं, मैं यहाँ जाऊं, मैं वहां जाऊं, मैं अभी मैं क्या करूं, मुझे शायद मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मैं काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं कैसे करूं, किस तरह से इसको हैंडल करूं। और ये भी जो आपने बोला, इतनी गलत न्यूज आ जाती हैं कि पेरेंट्स को, सबको लगता है कि मैं कोई तो धनुष बाण या कुछ तो एक क्विक सोल्यूशन रहेगा, फिक्स रहेगा, जिससे मेरा बेटा या बेटी एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये सब गलत है। तो आपने कितनी अच्छी तरह से बताया कि ये सुनना मत, और जो साइंटिफिक डेटा प्रूवन जो रेमेडीज हैं उसी पर जाएं। ऑफ लेट हमारा ये भी हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं सबको समझाने के लिए कि स्टेम सेल से क्या क्या नहीं हो सकता, और किस तरह से लोगों को बताया जा रहा है या फिर उनको बोल रहा है, आप बोलते हैं 6, 7, 10 लाख आप खर्चा कर दो, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इन सब बातों से पेरेंट्स को बहुत सावधान रहना जरूरी है। और आप एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप को प्लीज कनेक्ट कीजिए जहां पर आप मेंबर हो सकते हैं, और इस ग्रुप के द्वारा आप एक दूसरे को पूछ सकते हैं। पहले पेरेंट्स को ही पूछ सकते हैं, जो बड़े उम्र वाले पेरेंट्स हैं, जैसे मैं हूँ, और मेरे से भी बड़े उम्र वाले पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बड़े हैं, उनसे मैंने सीखा है। उसी तरह जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं वो हमसे सीखते हैं, और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के समझा सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और फिर कितने ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छे से आपने कवर किया कोई जी। मुझे एक पूछना था आपको कि सारे पेरेंट्स को कोई अगर सिंगल माँ है या पिता है या फिर दोनों हैं, उनके लिए फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, बच्चा जब अडल्ट हो जाता है उसके प्लानिंग के बारे में उनके साथ आप क्या बात कर पाती हैं? क्योंकि आप तो फाइनली एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हैं, राइट? तो आप किस हद तक उनको समझा पाते हैं? और दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि फाइनेंसेस यानी पैसे के बारे में, तो आगे जाके पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, और बच्चे को जब पेरेंट्स नहीं है और जब पेरेंट्स के साथ भी हैं, जब वो बड़ा होता जाता है, इसके बारे में आप क्या उनको कुछ बता पाती हैं? चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि मेरा काम एक आफ्टर ऑल एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है। मतलब मेरे पास पेरेंट्स बहुत बार तब आते हैं जब बच्चा शायद उनके 1 साल का है या 1.5 साल का है या 2 साल का है, और बहुत बार 16-17 के बाद मेरी और स्किल्स नहीं रहती हैं इन परिवारों को सपोर्ट करने की। पर मैं ये शुरुआत से कोशिश करती हूँ, शुरुआत अगर नहीं भी बोलूँ तो थोड़े दिन बाद से, जब तक पेरेंट्स को थोड़ा समझ में आ गया है कि अभी थेरेपी शुरू करनी है, क्या उनकी जो पहला बौखलाया हुआ स्थिति है वो जब थोड़ी कम हो जाती है, तो मैं उनके साथ ये सोचने में मदद करती हूँ या सोचने के लिए उन्हें इनकरेज करती हूँ कि इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो ये बच्चा है, ये बच्चा केवल थोड़े ही सालों के लिए रहने वाला है, और ये अपनी उम्र का लगभग केवल 1/3 या 1/4 ही बचपन में गुजारेगा, राइट? तो अपना सबसे ज्यादा समय वो एक अडल्ट के रूप में रहने वाला है, और उस अडल्टहुड के लिए हमें प्लानिंग करनी है।
और वो 2 तरीके की प्लानिंग है। एक कि वो सबसे पहले पेरेंट्स वो पूछते हैं, डॉक्टर आप बताओ कि ये बड़ा होके क्या करेगा या कैसे रहेगी, ये क्या फ्यूचर है। तो मैं उल्टा उनसे पूछती हूँ कि आप बताइए, पालक होने के नाते आपकी क्या आशा है, आप क्या देखना चाहते हैं कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची क्या कर पाए। तो मोस्टली चित्रा, ऑलमोस्ट 100% पेरेंट्स बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट हो और बच्चा खुश रहे, राइट। वो स्वाधीनता से अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके और खुश रहे और बिल्कुल तो अब स्वाधीनता से जब हम उन्हें पूछते हैं स्वाधीनता से मतलब, तो बोले वो ना अपना थोड़ा कमा सके, पैसों की थोड़ी समझ हो, अपना थोड़ा कर सके। और चित्रा, हमें मालूम है कि हमारे बच्चे अलग अलग उनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कुछ हैं जो उनकी समझ ज्यादा होती है, वो नौकरी कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं उस तरीके से। कुछ है जिन्हें शायद काफी हद तक दूसरों की मदद चाहिए रहेगी जिंदगी में अपने आगे बढ़ने के लिए। पर इन सभी बच्चों के लिए एक डिग्निटी से लाइफ जीने की, अपने हिसाब से और खुशी से लाइफ जीने का हक सभी को है। तो 2 अहम मुद्दों पे गौर करना जरूरी है। एक कि क्या उनके लिए इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या इतना पैसा छोड़ा जा सकता है कि सपोज अगर वो नौकरी करके अपना न कर सके, पर फिर भी वो खुशी से और अच्छी तरह और डिग्निटी से अपनी जिंदगी गुजार सके। और दूसरा मुद्दा है कि क्या हम पालक होने के नाते या पालक जो है वो अगर पैसे रख भी रहे हैं, इकट्ठा कर भी रहे हैं, तो बच्चे में वो स्किल्स होनी चाहिए कि उसका वो बराबर से इस्तेमाल कर सके, या पेरेंट्स ऐसे लोगों के बारे में सोचे जो बच्चे को उसका इस्तेमाल करने में मदद कर सके। तो ये दोनों चीजों में सोचने की जरूरत है। और जो पहला मुद्दा है पैसों के बारे में सोच, ये बहुत शुरुआत से इस बारे में सोचने की जरूरत है। हाँ, पहले कुछ साल बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि आप थेरेपी के बारे में सोच रहे हैं, कौन से स्कूल में डालें उसके बारे में सोच रहे हैं, बच्चों को दोस्त बनाना कैसे करें सीखे। उस उधेड़ बुन में पैसे तो पानी की तरह निकलता रहता है। और उसके बीच में अगर मैं बोलूं क्या आप फ्यूचर के लिए पैसे जमा रहे हैं, तो वो सोच एक तो बहुत खौफनाक होती है और दिक्कत वाली भी कि अभी यहाँ उसके लिए अभी कैसे पैसे करें। और मुझे लगता है चित्रा, इस स्थिति में आप जिस तरीके का काम करती हैं, मुझे नहीं मालूम हमारे श्रोताओं को मालूम है या नहीं कि आप इस तरीके का सर्विस एक्चुअली मुफ्त में उपलब्ध कराती हैं, कि आप परिवारों के साथ बात करती हैं कि किस तरीके से वो अपनी फाइनेंस के बारे में प्लानिंग, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग शुरू कर सके। तो ये सब चीजों की बहुत जरूरत है हमारे देश में। सही बोला आपने कोयली। जितना भी हम कम करें जितना भी हम करें कम ही होता है। और मैं हमेशा पालकों को वही बोलती हूँ कि जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए, क्योंकि आपको आपके साथ आपका बच्चा लंबे समय तक रहे। ये तो सबकी इच्छा है। कोई नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे के बिना रहे, बट फाइनली क्या है कि बच्चे को एक ना एक दिन अकेले रहना पड़ेगा। ये एक रियलिटी है, वास्तविकता है। तो इसके बारे में सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोयली जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि जब हमको पता है कि इतना सब हो रहा है हमारे देश में जी, और आपको बहुत ज्यादा पता है, क्योंकि आप आपकी एक पूरी कम्युनिटी है और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस जो जानते हैं कि किस तरह से किस स्पीड में हमारे बच्चों के लिए काफी सुविधाएं मिल रही हैं। आपको अगर मैंने पूछा कि 3 ऐसी चीज बताइए जो आप बदलते देखना चाहते हैं भारत में, तो आप क्या बताएंगे? आप बहुत मुश्किल सवाल पूछ रही हैं क्योंकि आप सिर्फ 3 बोल रही हैं।
मुझे हमें मालूम है कि हम काफी चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि बदलाव हो। तो कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है, एक ये मैं हर पेरेंट से, कई पेरेंट्स से सुनती हूँ कि वो इतनी जो थेरेपीज वगैरह जिसके बारे में हमने बात की, वो आउट ऑफ पॉकेट पे करते हैं, मतलब वो अपने खुद की कमाई से पे करते हैं, राइट? अभी है, हालांकि थोड़े बहुत इंश्योरेंस पे करते हैं, पर बहुत सारे परिवार अभी भी अपनी कमाई में से थेरेपीज के लिए, स्पेशल स्कूल्स के लिए पे कर रहे हैं, जो आगे चलकर ये जो हम बात कर रहे थे ना, बच्चों के लिए पैसे इकट्ठा करें, जमा करें, ट्रस्ट फंड तैयार करें, वो करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए अगर इफ थेरेपीज आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट, तो अगर उसके लिए यूनिवर्सल कवरेज गवर्नमेंट की तरफ से है कि जिन बच्चों को दिक्कतें हैं उनकी थेरेपीज अगर फंडेड है या इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा कवरेज देती हैं, तो वो मेरी एक आई थिंक दैट वुड हेल्प फैमिलीज को मदद मिलेगी। दूसरी एक चीज है कि अभी ना ऐसा लगता है हर चीज के लिए पालकों को या सेल्फ एडवोकेट्स को जिन्हें खुद को दिक्कतें हैं, उनको हर चीज या तो मांग के लेनी पड़ती है या लड़ के लेनी पड़ती है, राइट? तो ऐसा क्यों हर हक के लिए जाके धरना देना पड़ता है, भागा दौड़ी करनी पड़ती है? क्यों हमारे समाज में अभी तक ये समझ नहीं आई है कि हर इंसान का हक बनता है खुशी से, डिग्निटी से मिल के जीने का, राइट? और तीसरी चीज है कि हम सभी के इंक्लूजन की बात करते हैं, हम सभी के बात सोचते हैं कि किस तरीके से हम इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे, हम सभी चीजें सब कोई कर सकते हैं। ये मुझे मालूम है बहुत ही आइडियलिस्टिक और शायद फ्यूचर के लिए है, पर ऐसे कई देश हैं जहाँ पे आसानी से व्हीलचेयर यूज करने वाले लोग एक म्यूजियम में जा सकते हैं, आसानी से एक जिससे दिख नहीं रहा है वो कहीं पे जाके एक चीज को ब्रेल के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो ऐसा इस तरीके की चीजें जहाँ पे हमारे सुविधाएं सबके लिए अवेलेबल हैं, सब यूज कर सकते हैं, आई थिंक दैट वुड बी लवली। थोड़ा आइडियलिस्टिक है मुझे मालूम है, बट वी कैन ऑलवेज, हम हमेशा होप तो कर सकते हैं। बहुत 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 सही बोला आपने, बहुत अच्छे से बोला। यस, डेफिनेटली ये होप बिल्कुल आई थिंक सबके नजर के सामने ये है। तो डॉक्टर कोहली, आपके साथ ये चर्चा बहुत ही खूबसूरत रही और हमारे पेरेंट्स के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक होगी, मैं जानती हूँ। आपने जिस सरलता से ये हमें समझाया कि एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन की मदद से हमारे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, थेरेपी के जरिए क्या क्या कर सकते हैं, ये सब आपने हमको कितने अच्छी तरह से समझाया। हमारे पेरेंट्स को आई एम श्योर बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और अपने बच्चों के लिए लड़ने के लिए और जोश मिलेगा। एक अच्छे डॉक्टर की अच्छी बात सुनकर हम जैसों को हौसला मिलता है, मैं कह नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छी तरह से समझाया और इतना कीमती समय हमें देने के लिए थैंक यू सो मच। चित्रा, ये बिल्कुल मेरी प्रिविलेज थी और मुझे आज बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके काम में खूब सारा आप आप करते रहें, जिस तरीके के इस तरीके से आप पॉडकास्ट करते हैं सबके लिए। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक यू सो मच। आप MFA की CEO चित्रा अय्यर और फोरम फॉर ऑटिज्म की ट्रस्टी के साथ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन पॉडकास्ट सुन रहे थे। अगर ये पॉडकास्ट आपको दिलचस्प लगा तो सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए। आपको किसी विशेष विषय पर जानकारी जाननी हो तो लिख सकते हैं ईमेल द्वारा chitra.iyer@myfinad.com को, या फिर फोन कर सकते हैं 9833785892 पर।